नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। एसआईआर को लेकर के देश भर में घमासान मचा हुआ है। हरियाणा में भी एसआईआर की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर जोर शोर से जारी है। बीजेपी ने भी एसआईआर को लेकर अपने बूथ लेवल के एजेंट बीएलओ के साथ तैनात कर दिए हैं। 20,000 से ज्यादा बीजेपी के बूथ लेवल के एजेंट बीएलओ के साथ काम करेंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की तैयारी क्या है, उनके बूथ लेवल के संगठन की तैयारी क्या है। सवाल ये भी कि एसआईआर पर बीजेपी तो मुस्तैद है, लेकिन अन्य दलों की तैयारी कितनी है। एक सवाल ये भी कि क्या एसआईआर से आगे की सियासत तय होने वाली है। सवाल कई हैं और आज की चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो एसआईआर को लेकर बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारी कर ली है, लेकिन बाकी खेमों की तैयारी कितनी है, कैसे आने वाले समय में हरियाणा में सत्ता का माहौल बराबरी का देखने को मिलेगा। आज की चर्चा को इन्हीं सवालों के हल के लिए आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पैनल में जुटे हुए हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। लगता है प्रदेश बीजेपी 2029 के चुनाव की तैयारी 2026 से ही शुरू करने की स्थिति में है। दरअसल अभी 12 राज्यों में एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के विशेष पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है। नए साल के जनवरी महीने में ही एसआईआर हरियाणा में भी लागू हो जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रदेश के सियासी दलों से 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधानसभा वाइज बूथ लेवल एजेंट्स की सूची मांगी थी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने 90 विधानसभा बीएलए की सूची भेज दी है। पर बीजेपी की तैयारी देखिए। बीजेपी ने अपने 20,429 बीएलए 2 को अभी से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। पार्टी के ये बूथ लेवल एजेंट्स चुनाव आयोग के तहत नियुक्त बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ अटैच हो जाएंगे। सीएम ने कैथल की बैठक में कह दिया कि पार्टी कार्यकर्ता सर के दौरान अपने एक एक वोट की निगरानी रखें। जो चुनाव आयोग एक उन्होंने अपना कार्य चल रहा है एसआईआर का, उसको लेकर के भी हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हमारे नीचे जो बीएलए 2s हैं उनका ठीक प्रकार से गठन हो और नीचे काम को गति से वो करें। गौरतलब है कि संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत कर चुकी बीजेपी ने अभी से इन बीएलए 2 को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। बाकी सियासी दलों कांग्रेस, इनेलो, जजपा और आप का संगठन इतना मजबूत नहीं कि इतनी बड़ी फौज तैयार कर सकें। ऐसे में लगता है कि बीजेपी ने 2029 को 2026 में ही साधने की तैयारी कर ली है। इसीलिए अपना दावा याद कराते रहते हैं कि हम तो एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं। ये दिख भी तो रहा है। संगठन की एक मीटिंग खत्म होती नहीं, दूसरे की तैयारी साथ साथ। इसी का नाम बीजेपी है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो बड़ी बहस में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे कि देश भर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के घमासान है, विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। हरियाणा का जिक्र करें तो एसआईआर की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर तेज हो गई है। क्या 2029 की तैयारी अभी से ही बीजेपी करना शुरू कर चुकी है? देखिए प्रगति, बीजेपी के अनुकूल परिस्थितियां हैं। सियासी हालात पूरी तरह बीजेपी के काबू में है, कंट्रोल में है, अनुकूल है। आप देखिए हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार, केंद्र में मोदी जी की लगातार तीसरी बार सरकार। अभी हरियाणा को छोड़ दिया, आप चारों तरफ देख लीजिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अलायंस है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की है, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अब बिहार में भी बन गई। तो जहां देखें बीजेपी की सरकार, लगातार सफलताओं से लबरेज हैं बीजेपी कार्यकर्ता। और जिस तरीके से 2029 की तैयारियां अभी से दिख रही हैं, आप देखिए बाकी पार्टियां तो अभी मैं प्राइमरी स्तर पर है मैं कहूंगा, लेकिन बीएलए 1 के बाद बीएलए 2 20,429 कितनी भारी संख्या है। हर बूथ पे एक कार्यकर्ता की नियुक्ति कर दी गई एक तरह से।
उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे ही जनवरी में नया साल शुरू होगा, बताया जा रहा है कि मंत्री बता रहे हैं कि जनवरी में एसआईआर हरियाणा में भी शुरू हो जाएगा। तो दिसंबर में अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो जैसे ही एसआईआर शुरू होगा, BLA 2 जो 20,429 की संख्या है, ये एक एक बूथ पर BLO बूथ लेवल ऑफिसर जो चुनाव आयोग के तहत काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके साथ अटैच हो जाएंगे। और मकसद ये कहना है इनका कि हम साथ इसलिए रहेंगे कि कोई भी वोटर वोट के अधिकार से वंचित न रह जाए। और उनका अंदरूनी मकसद ये भी है कि हमारा जो वोटर है, हमारा वोटर कोई ऐसा ना बचे जिसके नाम पे वोट ना हो, जो वैलिड तरीके से वोट ना जा सके। और इस कसरत में बीजेपी BLA 2 को यह भी पता लगेगा कि किस इलाके में इनेलो के हैं, जो कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टियों के हैं, उनकी थोड़ा सा उनकी भी एक तरह से CID हो जाएगी। पार्टी तो मजबूत बीजेपी होगी, मतलब BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी। लेकिन BLA जो होता है बूथ लेवल एजेंट, वो सियासी पार्टी के होते हैं। तो BLA 1 के बाद BLA 2 भी बना दी बीजेपी ने और ट्रेनिंग शुरू हो गई। जैसे ही जनवरी में SIR का काम शुरू होगा, BLA 2 पार्टी की तरफ से उनसे अटैच होंगे, उनकी मदद करेंगे। ये कहेंगे कि हम आपको, चूंकि लोकल है वो लोग, तो उनकी जो BLO होंगे, सरकारी मुलाजिम, चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक काम करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। और कोई वोट गलत ना बने और कोई ठीक वोट कट गया तो उसको दुरुस्त करवाएंगे। तो मतलब जमीनी स्तर पर जुड़ाव रहेगा उनका, और ये आगे चलकर काम आएगा। बाकी पार्टियों का तो अभी पता नहीं, सिर्फ कांग्रेस है अभी विधानसभा वाइज 90 एजेंट जो होते हैं एक विधानसभा वाइज, वो सूची चुनाव आयोग में बीजेपी ने जमा करा दी 90 की, और कांग्रेस ने, बाकी अभी किसी ने नहीं कराई। और कांग्रेस BLA 2 का तो अभी सोच भी नहीं सकती, वो तो आपसी मसलों को सुलझाने में लगे हुए हैं। लिहाजा बीजेपी आज ड्राइविंग सीट पर है, जहां चाहे उधर गाड़ी मोड़ दे। जी महेश जी, हालांकि इसमें निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है कि देश भर में माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के अनुकूल है। लेकिन अगर हम हरियाणा का जिक्र करें तो क्या एकमात्र SIR के जरिए 2029 का चुनाव फतेह किया जा सकता है? बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला है? देखिए, एकमात्र SIR के जरिए अगली जो सत्ता की डगर है भारतीय जनता पार्टी तय कर पाएगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कारगर साबित हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है। और इससे भी बड़ा जो मुझे लगता है कि हथियार अगर बनने वाला है और उसका आविष्कार होकर भारतीय जनता पार्टी उसे इस्तेमाल करने वाली है, तो वो परिसीमन है। परिसीमन से बहुत बड़े जो फैसले हैं वो बदल जाएंगे। आप ये मानकर चलिए कि बहुत ऐसी सीटें हैं, ऐसे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र है जहां पर खासकर जाट वोटर निर्णायक है, वो कहीं ना कहीं फिर उसकी ज्योग्राफिकल जो परिस्थितियां हैं वो बदल दी जाएंगी। और उसके बाद नई जो सीटें तैयार होंगी उसमें ये जरूर नजर आएगा कि जाट वोटर फिर निर्णायक नहीं होगा, वो खुद ब खुद अकेले अपने बूते को कोई किसी को हरा दे, किसी को जिता दे, ये मुमकिन नहीं कर पाएंगे। और फिर ये मानकर चलिए कि गैर जाट सीटों का जो नेचर है, सीटों का जो एक तरीके का नेचर होगा वो गैर जाट सीटों के रूप में तब्दील होता नजर आएगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता ही है। जब भी इलेक्शन जाट और गैर जाट में होता है, तब्दील होता है, ये मुद्दा हावी होता है, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। तो ये मानकर चलिए कि सिर्फ SIR नहीं है, SIR एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा जरिया अगर आप उस दिशा में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2029 की डगर कैसे तय होगी, तो ये मानकर चलिए कि परिसीमन अब भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, कौन से विधानसभा क्षेत्र के कौन से हिस्से को किस विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़ना है, कौन से हिस्से को अलग कर देना है, कौन से हिस्से को विधानसभा क्षेत्र में बनाए रखना है, ये नए परिसीमन के हिसाब से होगा। और जाहिर है सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार, तो ऐसे में परिसीमन जो भी किया जाना है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों के हिसाब से ही, उनके मन मुताबिक ही किया जाएगा। कहने को कुछ भी कहा जाए, लेकिन इसका जो सीधा असर है, जो रिफ्लेक्शन है फैसलों के तौर पर, वो देखने को मिल सकता है। और अब तो लगातार ये बात कही जा रही है कि चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन ये मामला संदिग्ध हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कितना कर रहा है, जांच जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष है कि नहीं है। लेकिन ये मानकर चलिए कि SIR अगर लागू होता है, जो कि होने ही जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। सबसे बड़ी वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो कार्यकर्ताओं की फौज
है जो एक एक विधानसभा क्षेत्र में एक एक पोलिंग बूथ पर एक एक वोट पर अपनी निगाह बना सकती है, उसे अपने साथ कनेक्ट कर सकती है, सही और गलत का फैसला अपने हक में करवा सकती है। अब अगर गवर्नमेंट मशीनरी है तो जाहिर है फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसे अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे ही। तो ऐसे में अगर एक एक सरकारी कर्मचारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर कनेक्ट कर रहा है तो फिर वो चीजों को अपने हिसाब से ढालने की, मोड़ने की, अपने वोटों को बनाए रखने की और ये तमाम कोशिशें जो हैं लगातार देखने को मिलेंगी। देखिए, जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा ही। कहा जाता है कि अपने धन की रक्षा तो खुद करनी पड़ती है। अब वोटर भी एक धन है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, उस धन की रक्षा खुद राजनीतिक दल को करनी है, उसके कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को करनी है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने धन की रक्षा कर रही है। अब अगर इंडियन नेशनल लोकदल नहीं कर पा रही है, अब अगर जेजेपी करने में सक्षम नहीं है, अब अगर कांग्रेस पार्टी अपने धन की यानी वोटर की जो देखरेख है, जो उसकी सुरक्षा है, जो एक तरीके से उसके साथ संवाद है, वो अगर नहीं कायम कर पा रही है तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियां हैं और उनसे उम्मीद भी आप कैसे करेंगे। देखिए, जिलाध्यक्षों को बनाने का काम तो एआईसीसी की तरफ से कर दिया गया, राहुल गांधी इन्वॉल्व हुए और जिलाध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन इतना अंतराल बीत जाने के बाद भी, महीनों का अंतराल बीतने के बाद भी कांग्रेस पार्टी नीचे संगठन का सृजन नहीं कर पाई। अभी तक भी जो निचले स्तर पर, जिन्हें ग्राउंड जीरो पर जो कार्यकर्ताओं की बात कही जाती है, या जिले के जो निम्न स्तर के जो नेता है, जिलाध्यक्ष नीचे के पदों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनका संगठन अभी तक नहीं घोषित किया गया और बना भी नहीं है। मैंने कई बार जिलाध्यक्षों से इस बारे बात करने की कोशिश की, देखिए आप लोगों को देरी हो रही है, नीचे संगठन कब बनाएंगे, कब उसका ऐलान करेंगे, तो जवाब ये दिया गया कि कोई जल्दी नहीं है, अभी तो हम ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए काम करता भी है कि नहीं करता है, वो कांग्रेस के साथ है भी कि नहीं भी। जब संगठन सृजन को लेकर इस तरह की शंकाएं हो कि उन्हें ये ना पता हो, जिलाध्यक्ष को ये ना पता हो कि अमुक जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के साथ है भी या नहीं, इस तरह की शंकाएं अगर अब तक भी कायम है तो मानकर चलिए कि फिर कांग्रेस पार्टी के पास इकट्ठा करने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वीरेंद्र जी, हालांकि कांग्रेस में बहुत सारे लूप होल्स हैं, शायद इसी की वानगी की सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही कांग्रेस से। लेकिन अगर हम जिक्र करें तो निश्चित रूप से परिसीमन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है जो हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सकता है। एसआईआर पर बीजेपी मुस्तैद है, लेकिन अन्य दलों की तैयारी कितनी है? क्योंकि लगातार वोट चोरी के आरोपों को लेकर के कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। अभी जब बिहार के चुनाव की शुरुआत हुई तो हरियाणा के चुनावी नतीजों पर कांग्रेस चर्चा कर रही थी कि वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार बनाई गई। लेकिन अब आने वाले समय में कौन से ऐसे मुद्दे, क्या वोट चोरी के आरोपों पर ही कांग्रेस सिमटी रहेगी या कोई और जमीनी मुद्दा उठाया जाएगा, कोई और एजेंडा सेट किया जाएगा बीजेपी के सामने खड़े? और हराना तो शायद बहुत दूर की बात है फिलहाल के लिए, अगर अभी की तस्वीर से आकलन करें तो बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए अभी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सामने खड़े होने के लिए भी कौन से मुद्दे ऐसे उठाए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से जिससे बीजेपी से कम मुकाबला तो निश्चित हो पाए? राहुल गांधी ने उठाया तो सभी कांग्रेस के नेताओं की ये मजबूरी है उस मुद्दे के साथ खड़े होना। अब 14 दिसंबर को दिल्ली में रैली हो रही है, तो इस तरह से देखिए हरियाणा में जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, वो तो सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं जी। वो पूरे हरियाणा का अपना प्रवास कर रहे हैं, वहाँ दूसरे कांग्रेस के नेता भी शामिल हो रहे हैं जी, बयानबाजी भी चल रही है। और जहां तक इसकी बात वोट चोरी अभियान को लेकर जो बात है, तो उसके लिए जिला स्तर पर अभी इतने बैठकें, इतनी सक्रियता भी हुई नहीं। हाँ, रैली के लिए जो लक्ष्य निर्धारित कर दिया है भीड़ जुटाने के लिए, लेकिन भीड़ कितनी जुट पाएगी? भीड़ जुटने से ज्यादा उद्देश्य है कि इसके लिए आपका जन जागरण कितना है, मतलब कितना वातावरण तैयार हो पाएगा। जो ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्या कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा? अब देखिए हरियाणा के आम मतदाताओं पर तो इस मुद्दे का कोई प्रभाव दिखाई देता नहीं है, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस की अपनी कमजोरियां थी, कांग्रेस की अगर अपनी मजबूती होती, कांग्रेस का संगठन पे आधार होता, तो कांग्रेस को ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल। अब जो है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी होता है। और अब भी देखिए भारतीय जनता पार्टी तो योजनाबद्ध ढंग से काम करती है।
तो उनके जो भी बूथ प्रमुख हैं उन्होंने अपने पहले नियुक्त कर रखे हैं। और देखिए चुनाव के समय में उनको पैसा भी मिलता है, पैसा कांग्रेस भी देती आई है, लेकिन कांग्रेस के जो बूथ एजेंट है वो तो चुनाव के समय ही भाग जाते हैं, कई जगह बस्ता ही नहीं लगते, कहीं दिखाई नहीं देते। तो उसमें क्या कमजोरी कहाँ है? वो कमजोरी तो कांग्रेस संगठन की है। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ही नहीं होता, उनको काम करने की इच्छा ही नहीं होती, वो खाना पूर्ति करते हैं, उपस्थिति दर्ज कराते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो तन्मयता से काम करता है, वो अपनी तन्मयता के साथ निष्ठा भी जुड़ी होती है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसी निष्ठा दिखाई दी नहीं है, और अब भी कांग्रेस ने कोई पिछले चुनावों से सबक सीखा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। कांग्रेस के नेताओं पर गुटबाजी हावी है, अभी भी बयानबाजी है, कोई कांग्रेस को कांग्रेस एच कह रहा है, तो अलग अलग बयानबाजी है, अलग अलग संकेत है, सब लोग समझते हैं कि किसकी ओर इशारा है, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। और धर्मपाल सिंह मलिक जो है वो बार बार अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन कोई असर हो नहीं रहा। तो ऐसे में कांग्रेस तो अपने ही अंतर्द्वंद से जूझ रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जनता के मुद्दे कहां तक उठा पाएगी। और जहां तक देखिए जननायक जनता पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल है, उनका संगठन के ऊपर ऐसा कभी आधार नहीं रहा, वो वातावरण के आधार पर चुनाव लड़ते रहे हैं, दूसरे दलों से लोग आके उनको मजबूती मिल गई, जननायक जनता पार्टी बनी, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली थी वो जननायक जनता पार्टी में आ गए, टिकट पा गए और जीत गए। तो इस इंडियन नेशनल लोकदल भी कोई ज्यादा संख्या में नहीं बढ़ पाया। अब ये तो परिवारवादी संगठन है, इनका कैडर आधारित संगठन है नहीं, तो इससे इनसे ज्यादा कोई अपेक्षा की नहीं जाती। अब कांग्रेस के जितने दूसरे प्रकोष्ठ हैं वो प्रकोष्ठ भी सक्रिय नहीं है। अब कांग्रेस का संगठन के स्तर पर जो निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो तो निराश घर बैठा है। बिल्कुल। और जहां तक परिसीमन की बात है, पहले देखिए जनगणना होगी, जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा। 2029 के चुनाव में नया परिसीमन लागू हो पाएगा, इसमें भी संदेह है, इसमें भी समय लगेगा। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी ढंग से अपने सुविधा के अनुसार कभी भी कुछ कर सकती है। ये बात ठीक है कि जो चुनाव आयोग की भूमिका आजकल है सबको मालूम है, कोई ज्यादा कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकता है। जहां तक परिसीमन की बात है, परिसीमन पहले भी जो सत्तारूढ़ दल ने अपने ढंग से करते आए हैं, पहले भी होता रहा है, चाहे ओम प्रकाश चौटाला का कार्य रहा हो, चाहे चौधरी भजनलाल का रहा हो, ऐसा होता है। तो अब भी वैसे ही होगा, सत्तारूढ़ दल अपनी सुविधा के अनुसार कराता है। तो जहां उसकी जीत की संभावनाएं होती है, जिस तरह से उसका वर्गीकरण किया जाता है, सबको मालूम है। तो इसलिए अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी तैयारी है संगठन के रूप में, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से योजनाओं से जो लोग लाभान्वित होते हैं, जिनको योजनाओं का लाभ मिलता है, चाहे केंद्र सरकार की योजना है चाहे राज्य सरकार की योजना है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना वोट बैंक समझती है। मतलब वो योजनाओं का लाभ तो सरकार से लेते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि पार्टी उनसे निरंतर संपर्क करती है, संवाद करती है। ठीक है देवेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ने तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है 2029 के लिए, अगले चुनाव के लिए, चाहे एसआईआर मुद्दा हो, चाहे परिसीमन मुद्दा हो या अन्य जमीनी मुद्दे, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल आगे आने वाले चुनाव के लिए कितना तैयार है? क्या वो अभी से तैयारी शुरू कर भी पा रहे हैं, या उनके दिमाग में अभी से आगे आने वाला चुनाव है भी या नहीं, या फिर बीजेपी की तैयारियों को आगे बढ़ता देख तब वो सक्रिय हो पाएंगे? देखिए, प्रगति कांग्रेस के पास आज 10 में से 5 लोकसभा सांसद हैं, 90 में से 37 विधायक हैं। जब इतनी जनप्रतिनिधि हैं जो पावरफुल है, अगर वो करे मिलके, दरअसल कांग्रेस की दिक्कत ये रही है ना तो नेता रहा है, पार्टी का एक नेता होता है, यहाँ 5 नेता हैं। पार्टी की गुटबाजी, टांग खिंचाई, ऊपर से हाईकमान कमजोर था, संगठन बनाने में 12 साल लग गए। जो पार्टी बिना संगठन के 2-3 चुनाव लड़ चुकी हो, आप समझ सकते हो मजबूत कैसे थे। फिर भी चलो वक्त आया, लोकसभा चुनाव में 10 में 5 सीटें जीती, 37 सीटें, दावा किया जा रहा था कांग्रेस सत्ता में आ रही है। बीजेपी के लोग भी मान रहे थे, जिस तरह का माहौल हवा थी भी कांग्रेस सत्ता में आएगी, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना। लेकिन बीजेपी ने अपनी कमजोरियों को समय रहते पहचाना, उन पर काम किया और अंदर खाते ऐसी रणनीति बनाई कि कांग्रेस चित्त हो गई सियासी तौर पर। अब अपनी गलतियां सुधारने की बात, देखिए कांग्रेस में दम तो है, पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस के जो नेता हैं देखिए साधन संपन्न भी है बहुत सारे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत टाइम तक राज किया है। बीजेपी तो 2014 से आई, लेकिन कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, साधन संपन्न लोग हैं, उनके पास सब कुछ है, बस पार्टी मजबूत नहीं है, आपस में एकजुटता नहीं है, लय की कमी है, लय की। कांग्रेस सब भी मुकाबला कर सकती है, लेकिन अपनी कमजोरियों को पहचान कर दूर करना होगा। कांग्रेस अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो मतलब सामने खड़े होने लायक, लड़ने लायक तो है, लेकिन अपनी
गलतियों से सबक लेना होगा जी, मारक क्षमता पैदा करनी होगी और नेता मजबूत नेता हो। जी। 5 नेता नहीं, 1 या 2 नेता हो जो पार्टी को खेवनहार बने पार्टी का। जी। पार्टी ऐसी रणनीति ने, राहुल गांधी ने कहा था ऐसे जिलाध्यक्ष बनाएंगे, सीधा हाईकमान तक पहुंच होगी, पावरफुल होंगे। क्या जी, हुआ? जी। 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, नतीजा अभी भी कुछ नहीं है। ऐसे जिलाध्यक्ष बन गए हैं, उन दोनों की, जहां शहरी और ग्रामीण के 2 जिलाध्यक्ष हैं जिलों में, उनकी आपस में तालमेल ही नहीं है, आपस में वो भी नहीं अपना अपना काम कर रहे हैं। ये नहीं कि पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करें। तो कमजोरियों को पहचानना होगा, दूर करना होगा। अभी लड़ाई लंबी है और मजबूत लड़ाई लड़नी होगी कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, लड़ाई लंबी है, मजबूत लड़ाई विपक्ष को जरूर लड़नी होगी। लेकिन क्या शीतकालीन सत्र के दौरान एसआईआर का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आए? क्योंकि देश भर में निश्चित रूप से एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कई मांगे भी की जा रही है, कई मुद्दों को उठाया भी जा रहा है। क्या हरियाणा में ये तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, ये तो मानकर चलिए कि एसआईआर के मुद्दे को हरियाणा विधानसभा के पटल पर उठाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय फलक पर ये निर्णय किया गया है और देश के तमाम चुनावी राज्यों में, चाहे जिन राज्यों में चुनाव नहीं भी है, वहां पर भी एसआईआर को लागू किया गया है। चूंकि नीतिगत फैसला है और राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय संदर्भ में लिया गया है, तो ऐसे में इसे हरियाणा में तो लागू किया ही जाना है। इसमें कोई किंतु परंतु या किसी तरह की रुकावट विपक्ष डाल पाएगा ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो ये मानकर चलिए कि एसआईआर को तो लागू होना ही है। वोट चोरी के अपने मुद्दे को, यानी राहुल गांधी के मुद्दे को भले ही आवाज देने की कोशिश की जाए, उसके साथ एसआईआर को जोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन ये कांग्रेस के संकट का समाधान नहीं है। कांग्रेस के संकट का समाधान है नेताओं की एकजुटता। कांग्रेस के संकट का समाधान है संभावनाओं पर काम करना। यहाँ पर संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खुद के लिए खत्म करते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इतने अच्छे माहौल में भी, अगर इतनी हवा के साथ भी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई तो फिर कांग्रेस से ये नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल जो है, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, वो पूरी तरह ध्वस्त इस वक्त नजर आ रहा है। और उससे भी बड़ी चिंता जो कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रीय संदर्भ में भी और प्रादेशिक संदर्भ में भी वो चिंता इस बनी हुई है। वो चिंता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, पैसे की चिंता है। राजनीति के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी को देने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी को किसी तरह का अब इंडस्ट्रियलिस्ट से दान या पूंजीपतियों से किसी तरह का दान मिल पाएगा, ये संभावनाएं बेहद कम नजर आती हैं। और चूंकि कुछ लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ पैसा लगाते हैं, राजनीति में पैसा लगाते हैं, अब उनका इंटरेस्ट भी घटता नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी में संभावनाएं घटती नजर आ रही हैं। और जब तक संभावनाएं घटती नजर आएंगी, कांग्रेस पार्टी के पास राजनीति चलाने के लिए पैसा नहीं होगा। और पैसे की कमी का सामना भी राष्ट्रीय फलक पर भी गांधी परिवार कर रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पास में संभावनाओं की कमी है और बीजेपी हर संभावना तलाशने की कोशिश में चूकती नहीं है, जिससे आने वाले समय में सत्ता पर काबिज हो पाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज है। बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है 2029 की सियासत पर फिर से सत्ता में वापस आने के लिए और अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना।